हमारे बीच में श्रीमान अंतिम कुमार जी बैठे हुए हैं और लगभग 20 महीने से विद्यालय बंद हैं। जनप्रिय संस्था सामाजिक कार्य करती रहती है। इस विषय में भी हम ये चाहते हैं कि ये उसके ऊपर प्रकाश डालें। आपका क्या विचार है, अपना परिचय दें और आगे इस रणनीति के बारे में बताएं। अटल जी नमस्कार। सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे इस लायक समझा कि मैं चर्चा कर सकूँ। मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं वित्तवीन विद्यालय प्रबंधक महासभा का महानगर अध्यक्ष हूँ और आपने बड़ा ही अच्छा मुद्दा आज जनप्रिय संस्था के अंतर्गत उठाया है। जैसा कि मैं देखता आया हूँ, जनप्रिय संस्था काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे सामाजिक कार्य करती रही है, चाहे उसमें पेड़ लगाना हो, पौधे लगाना हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या गरीब लड़कियों की शादी करवाना हो, और भी अनेक सामाजिक कार्य आपकी संस्था करती रही है और निरंतर करती रही है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। अब जो आज का विषय आपने रखा है मेरे सामने विद्यालयों को लेकर, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और सर्वविदित है ये कि पिछले लगभग क्या कहते हैं 17-18 महीने या यूँ 20 महीने के लगभग से विद्यालय बंद हैं। जो सरकारें हैं और आम लोग जो है वो इसकी गणना केवल लॉकडाउन से कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय वास्तव में मुझे जो ज्ञात है अच्छे से दिसंबर 2019 के लगभग से ही बंद है। उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी में एनआरसी या सीए को लेकर दंगे फसाद हुए थे और उसकी वजह से कर्फ्यू भी लगे थे कई शहरों में, तो तब भी विद्यालय काफ़ी समय तक बंद रहे थे। उस समय के लिए विद्यालय खुले, उसके बाद कोरोना आया और कोरोना के बाद विद्यालय निरंतर आज तक केवल और केवल विद्यालय, और उसमें भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय जिन्हें हम प्राइमरी विद्यालय कहते हैं। और इस सारे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो निजी विद्यालय जिन्हें हम प्राइवेट विद्यालय भी कहते हैं, वो प्रभावित हुए हैं। और विद्यालय पर निर्भर करने वाले, चाहे वो विद्यालय संचालक हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो कर्मचारी हों विद्यालय से जुड़े हुए, या फिर आया हो, या विद्यालय की जो गाड़ियाँ होती हैं, वैन होती हैं, उनको चलाने वाले ड्राइवर हों, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं आर्थिक स्तर पर। और साथ ही साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें छात्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं मानसिक और शारीरिक स्तर पर। जैसा कि सुनने में आता है कि छात्र डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिद करते हैं, मोबाइल घर पे बैठे हैं तो मोबाइल में लगे हुए हैं, वो गेम खेलते हैं। तो इस तरह की आदतें बच्चों में विकसित हो गई हैं जिससे वो जिद्दी हो गए, चिड़चिड़े हो गए हैं और उनका मानसिक विकास रुक गया है और वो अवसाद की स्थिति में। तो विद्यालय बंद होने के कारण केवल विद्यालय पर आर्थिक रूप से निर्भर करने वाले व्यक्ति ही नहीं, छात्र जो शिक्षा ले रहे थे वो बहुत ही बड़े लेवल पर प्रभावित हो गए। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई बच्चा कभी छुट्टी कर लेता है किसी कारणवश विद्यालय से और वो 10 दिन नहीं आता है, तो वो 10 दिन में 20 दिन का लगभग भूल जाता है। क्योंकि बच्चे की प्रवृत्ति होती है भूल जाना बहुत जल्दी, फिर चीज़ों को याद कर लेना। लेकिन अब यदि कोई बच्चा 2 साल लगभग 2 साल से यदि विद्यालय नहीं गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के विकास की स्थिति क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या वो पुरानी जो कक्षाओं में पढ़ता हुआ आया है उसको याद रख पाएगा? क्या वो आने वाली कक्षाओं के लिए अपनी नींव मजबूत कर पाया है? नहीं कर पाया ना। लेकिन सरकार जिस तरीके से बच्चों को प्रमोशन दे रही है, अगली कक्षाओं में प्रोन्नति कर रही है, तो नींव तो मजबूत है नहीं। जब विद्यालय खुलेंगे और कक्षाएं यदि पुनः चालू हो जाएंगी, तो उस स्थिति में वो बच्चा किस तरीके से उन सवालों के जवाब दे पाएगा?
जो अगली कक्षाओं में आने वाले होंगे, जब उसने नीचे की कक्षाओं की जो शिक्षा है उसे प्राप्त ही नहीं की, तो इसके लिए उसके लिए बहुत कठिन दौर आने वाला है। सही बात। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, यदि कोरोना आया तो एक निश्चित समय के लिए आया, फिर उसके बाद उसका प्रभाव कम होता चला गया। सरकार ने हर क्षेत्र को खोला, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कोरोना के बाद सबसे पहले ठेकों को खोला गया। जी। क्यों खोला? तो क्यों? क्योंकि सरकार को उससे बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। और सरकार को राजस्व क्यों चाहिए? सरकार को राजस्व इसलिए चाहिए क्योंकि वो प्रदेश को चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो उसी प्रकार से एक परिवार के मुखिया को भी अपने परिवार को चलाने के लिए धन चाहिए, आय चाहिए, जो कि विद्यालय पर निर्भर करने वाले मुखिया प्राप्त नहीं कर पाया है। पिछले 2 वर्षों में वो ना जाने कितनी चीज़ों को बेच चुके हैं। किसी ने अपनी गहने बेच दिए, किसी ने अपना मकान गिरवी रख दिया है, किसी ने अपने विद्यालय की गाड़ी बेच दी, किसी ने किसी से कर्जा ले लिया है, किसी ने कोई उसके गांव में ज़मीन थी उसे बेच दिया है। बहुत से घरों में तो ऐसा था कि बच्चों की, जैसे किसी विद्यालय संचालक के बच्चे बड़े थे, उनकी शादी करने का उनका तैयारियां चल रही थी, उनकी शादियों की तैयारियों को धक्का पहुंचा। तो अनेक ऐसी समस्याएं आई हैं जो विद्यालय पर निर्भर करने वाले परिवारों को कष्ट पहुंचा रही है। लेकिन सरकार न जाने क्यों इस विषय पर ध्यान नहीं दे रही है। भाई, जब आप सारे सेक्टर्स को, सारी चीज़ों को आप कोरोना गाइडलाइंस बनाकर खोल सकते हैं, तो विद्यालय को क्यों नहीं खोला जा सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोरोना अब जिंदगी में खत्म हो पाएगा? देखिए, मुझे जो लगता है, जो अभी हमने देखा है पिछले 1.5 2 वर्ष के अंदर, तो वो तो ये लगता है कि कोरोना उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले कभी हैजा फैला था, क्षय रोग होता था जिसे टीबी हम बोलते हैं, और वो आज तक खत्म नहीं हुए हैं। क्यों? आप देखते हैं हर अस्पताल में क्षय रोग का एक क्या कहते हैं अलग डिपार्टमेंट होता है, टीबी का। तो इसका मतलब क्षय रोग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, जैसे चेचक होता था, चेचक अब भी हो जाता है लोगों को, तो इसका मतलब वो खत्म नहीं होता। लेकिन हाँ, जिस तरीके से क्या कहते हैं कोरोना, वो क्या कहते हैं हैजा, चेचक या फिर क्षय रोग नहीं खत्म हुआ, उसी तरीके से मुझे लगता है कोरोना भी एक जीवन के साथ चलता रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में, और सरकारों ने भी एक बार ये बोला था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, ये सरकार ने कहा था, तो फिर विद्यालयों से जुड़े लोगों और बच्चों को कोरोना के साथ जीने की आदत क्यों नहीं डाल रहे? उनको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए क्यों विद्यालय को नहीं खोलने दे रहे?